नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम के दौरान आपकी समस्याओं का लाइव समाधान देंगे। तो अगर आपको भी कोई कानूनी राय, कोई कानूनी सलाह चाहिए तो आप देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम के दौरान लाइव अपनी समस्या का समाधान वकील साहब से पा सकते हैं। वकील साहब, बहुत स्वागत आपका आज के हमारे नमस्कार। कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपसे एक अपील करते हैं, आप अगर हमें फोन करें तो कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें और या फिर अपने टीवी से दूर जाकर हमसे बात करें, ताकि आपका जो प्रश्न है, जो आपकी समस्या है, वो हम तक ठीक तरह से पहुंचे, हम उसे सुन पाएं और फिर उसका जवाब आपको मिल सके। आपसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। वकील साहब, एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास भेजा है और वो चाहते हैं कि आप उसका कोई ऐसा उपाय बताएं जो बिल्कुल सही साबित हो और आम जनता को उससे राहत मिल सके। दरअसल कई बार लोग अपनों को भी या जो उनके जानने वाले होते हैं, ऑफिस में, आस पड़ोस में, कई बार लोगों को जब ज़रूरत होती है तो ऐसे मौके पर लोग हमसे मदद मांगते हैं, आर्थिक मदद होती है और लोग करते भी हैं, लेकिन बाद में वही लोग पैसा नहीं लौटाते। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग इस तरीके के काम करते हैं जिसके चलते लोग कई बार मदद करने से भी पीछे हट जाते हैं। तो वो लोग जो इस तरह के लोगों के झांसे में फंस चुके हैं, जिन्होंने अपना पैसा दिया, अब उन्हें वापस नहीं मिल रहा है, वो क्या करें? क्या कानूनी एक्शन वो ले सकते हैं ऐसे लोगों के प्रति? देखिए, अभी ये जो आपने क्वेश्चन किया है बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है और आम जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे दर्शक हैं उनके साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की समस्या आई होगी। सामान्य तौर पर जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन होता है, नगद रुपए का आदान प्रदान होता है, वहाँ पर विधिक रूप से उनकी मदद उस तरीके से नहीं हो सकती है जहाँ पर यदि कोई भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया है अकाउंट के माध्यम से, चेक के माध्यम से, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो नंबर 1 पे शो हो रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वापस ना मिलने की कंडीशन में हम सिविल नेचर की प्रोसीडिंग और क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में जिन्होंने रुपया लिया है और रुपया वापस नहीं किया है। यदि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो किसी के द्वारा किसी व्यक्ति से, यानी ए पर्सन से अगर बी पर्सन ने रुपए लिए उधार और रुपए वापस नहीं कर रहे हैं और उनके बीच में ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो प्रूफ होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आईपीसी का सेक्शन 406-420 में एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जा सकती है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। और जब कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई जा सकती है, यानी क्रिमिनल केस हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लेने वाला रुपया है वो वापस करने के लिए कोई ना कोई नेगोशिएशन करता है। इसी प्रकार अगर कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में है, कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट में है, कोई ट्रांजैक्शन इस तरह से है जिसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से प्रूफ किया जा सकता है, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकवर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। चेक के माध्यम से कोई पेमेंट है तो एनआई एक्ट के प्रोविजंस हैं, बुक्स का कोई अमाउंट है तो उसके लिए सिविल नेचर की प्रोसीडिंग के प्रोविजंस हैं, सिविल में रिकवरी सूट फाइल करते हुए उससे रिकवरी की जा सकती है। यहाँ पर बस एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या ये है कि किसी को व्यवहार में, रिश्ते नातों के आधार पे, दोस्ती के आधार पे या व्यापारिक आधार पे नगद पैसा दिया गया और नगद पैसे को वापस वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी रिक्वेस्ट है अपने दर्शकों से कि जहाँ पर भी ऐसे ट्रांजैक्शन हो वहाँ पर नगद कोई भी राशि का भुगतान करने से अपने आप को रोकें, बचें। और अगर नगद भुगतान कोई हो भी गया है तो उसका कोई ऐसा एविडेंस रखें जिसके आधार पर उस पर्सन के खिलाफ रिकवरी के प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकें। फॉर द एग्जांपल कोई विटनेस हो, कोई ऐसा आपने वहाँ पर रुपए देते समय कोई ऐसा एविडेंस क्रिएट कर लिया हो, फोटोग्राफ्स ले लिए हों, आपने वीडियो बना लिया हो, क्योंकि अभी जो एविडेंस एक्ट में चेंजमेंट्स हुए हैं, सेक्शन 66, 67 की बात करते हैं, तो वहाँ पर इन एविडेंसेस को भी एज अ रेलिवेंट एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट में। तो रुपए देना जितना आसान है उतना ही रुपया वसूल करना आसान नहीं है। इस पर लीगल प्रोसीडिंग्स को बहुत ही स्ट्रांगली स्टेप लेकर के करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छा आपने उपाय बताया है और मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। लोगों की मदद करते हैं लेकिन उसके बाद उनका ही पैसा उन्हें समय पर नहीं लौटाया जाता है। हमारे साथ में एक दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
लाला बोल रहा हूँ जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हिंदू लॉ है सर, ठीक है सर, तो जैसे मेरे अंकल जी ने को ले हैं कि मैंने शादी कर ली, एक लेडीज ने ये कहा कि शादी कर ली है। अच्छा, वो लेडीज भी एक्सपायर हो चुकी है, मेरी अंकल जी भी एक्सपायर हो चुके हैं। उस लेडीज के जो पहले पति के बच्चे हैं, तो वो जो है संपत्ति के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो उसमें उन्होंने 110 की एप्लीकेशन दी है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उनकी 110 की एप्लीकेशन लीगल है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि सर अगर उनकी एप्लीकेशन 110 की एक्सेप्ट हो जाती है कोर्ट में तो और मुकदमा चलता है, तो क्या मुझे वो फीस भरनी पड़ेगी जो इस समय में मुझे भरनी पड़ रही है? वो कोर्ट फीस जो होती है 6%, 5%, वो मुझे भरनी पड़ेगी प्राइवेट की कि नहीं भरनी पड़ेगी? और इनकी ये सर यही जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है उस क्वेश्चन के संबंध में आपको मैं अपने ओपिनियन देना चाहता हूं कि जो आपके अंकल हैं जिनकी डेथ हो गई और उन्होंने कोई मैरिज की, उस मैरिज में जिस लेडी से उन्होंने मैरिज की उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन उन लेडी के जो पहले पति से बच्चे हैं, क्या उन बच्चों का लीगल एडॉप्शन हुआ था? यानी आपके चाचा द्वारा उनको भी अपने जैविक पुत्र की तरह अडॉप्ट किया गया था? ये एक लीगल क्वेश्चन है। अगर उनको अडॉप्ट किया गया था तो उनके लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब शादी हुई उनके बीच में, शादी होने के साथ में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई ऐसा एविडेंस जिसके आधार पर यह एक्सेप्टेंस दी गई है कि जो आपके बच्चे हैं वो हमारे बच्चे के रूप में ही उनका आगे जीवन निर्वहन होगा, तो ऐसी परिस्थिति में उनका लीगल राइट बन जाता है। अब आपका प्रोबेट का जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके फेवर में जो विल हुई उस विल के डिक्लेरेशन के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रोबेट का केस फाइल कर रखा होगा। जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो विल है, जिस विल के आधार पे आपको अपने स्वामित्व की उद्घोषणा करानी है न्यायालय से, उस विल पे 110 में दी गई एप्लीकेशन यानी ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के अंतर्गत दी गई एप्लीकेशन में वो पक्षकार बने कोर्ट में या ना बने, यानी उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए या एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए, दोनों परिस्थितियों में उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपर कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो आपको प्राइमा फेसाई अपना एक बेसिक ऑब्जेक्शन देके उनकी इस एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट में रिजेक्ट कराने पर फोकस करना चाहिए कि उनकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है इसलिए रिजेक्ट की जाए, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि उनका कोई भी लीगल एडॉप्शन नहीं हुआ होगा आपके चाचा और चाची के द्वारा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसे ही आपका प्रोबेट आपके फेवर में डिसाइड होगा, तो प्रोबेट डिसाइड होने के साथ में जो लॉ है, कोर्ट फीस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग यदि प्रोबेट आपके फेवर में हो रहा है तो आपको उस प्रॉपर्टी के जो मुंसलिम आख्या होगी, यानी जो रिपोर्ट आई कोर्ट की, या जो उसमें वैल्यू के आधार पर आपने एसेस किया होगा, उस आधार पे आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी ऑनरेबल कोर्ट में। कोर्ट फीस पे करने के साथ ही प्रोबेट आपको रिलीज होगा। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि प्रोबेट में आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम किया है, प्रोबेट में जो विल है उसमें किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही, यानी रुपए के बारे में बात हो रही, ऑर्नामेंट के बारे में बात हो रही, एफडीज के बारे में बात हो रही, शेयर के बारे में बात हो रही, या किसी भी बारे में जो भी आपकी विल हो, क्योंकि विल के कंटेंट्स को आपने मुझे पढ़ के नहीं बताया। तो ऐसी परिस्थिति में जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस वैल्यू को कैसे एसेस करना है, ये आपका अपना, आपके एडवोकेट महोदय का अपना एक नॉलेज के अकॉर्डिंग ओपिनियन होगा, और उसमें मिनिमम आप वैल्यू एसेस करते हुए, मिनिमम वैल्यू किसी प्रॉपर्टी के, आपको एग्जांपल ही बताता हूँ, किसी प्रॉपर्टी की मान लीजिए मार्केट वैल्यू एक्स अमाउंट है और सर्किलेट उसका कम है या सर्किलेट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो आपको फिर यह विवेक का इस्तेमाल करना है कि जो मिनिमम हो उस पर आप कोर्ट फीस पे कर दें, तो आपके कुछ परसेंटेज बच जाएंगे। तो आपको दोनों स्थितियों में, प्रोबेट में अगर आप फेवर में प्रोबेट डिसाइड होता है तो आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरा, यदि उनका लीगल एडॉप्शन नहीं हुआ है तो वो वहाँ पर अपने आप को एज अ राइट इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल, तो देखिए बड़े ही आसान शब्दों में आपने जवाब दिया है और कुछ और दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है, एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? समस्तीपुर बेगूसराय से बोल रहे हैं। अब आपने सवाल बताएं। मेरे यूको बैंक रोसड़ा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लोन ली गई। मुझे लगता है उनकी आवाज हम तक ठीक से अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। लिया गया था ऊंची शिक्षा के लिए। वकील साहब, हमें लगता है कि हम उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट आवाज ना होने की वजह से हम उनका उत्तर अरुण जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। माफी चाहते हैं कि हम आपका प्रश्न नहीं सुन सके। तो देखिए वकील आपका में लगातार दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कई सवालों का जवाब वकील साहब दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वकील आपका में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। वकील आपका में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी लगातार बने हुए, लेकिन साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शिवानी गुप्ता जी, जो कि अधिवक्ता हैं, और उनसे भी आज हम जानेंगे कई सारे सवालों को लेकर। शिवानी जी एक महिला भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं शिवानी जी के साथ में ही। अधिवक्ता शिवानी गुप्ता जी हमारे साथ में। शिवानी जी, आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से भारत में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, भारत के एक राज्य मणिपुर से, जिन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई, वो किसी भी राज्य का रहा हो, और सिर्फ महिलाएं नहीं, जो एक सामान्य स्वभाव वाले पुरुष जिनको हम कहते हैं ना, उन तस्वीरों को देखने के बाद उन पुरुषों का मन भी विचलित हो उठा है। हमने देखा कितनी विभत्सता महिलाओं के साथ हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप एक महिला भी हैं, कई सारे केसेस आपके सामने भी आते होंगे, लेकिन आखिर इस तरीके की जघन्यता करने की हिम्मत या ऐसी मानसिकता लोगों में कैसे हो रही है कि वो इस तरीके के अपराधों को अंजाम दे पा रहे हैं? जिस तरीके से महिलाओं के साथ, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा था, इसके साथ ही हमने और भी कई केसेस देखे हैं। अभी हाल ही में देश में एक सामने आया था केस, मुंबई का था, जिसमें किस तरीके से कुकर में एक महिला के टुकड़े करने के बाद उबाले गए। उसके बाद एक हमने देखा था कि 35 टुकड़े का मामला, चाहे श्रद्धा का मामला हो। ये आखिर क्या वजह है कि अपराध इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इतनी जघन्यता के साथ, इतनी विभत्सता के साथ हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर आपने देखा हो तो निर्भया कांड के बाद इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत सामने आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द वुमेन काफी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिस तरीके का मणिपुर में अभी केस हुआ है, जिससे आप सभी लोगों को काफी न्यूज में जो सुनने के लिए आया है, उसमें काफी स्ट्रिक्ट सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। दिस इज अ केस, एब्सोल्यूट केस ऑफ गैंग रेप व्हिच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 376D ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें अगर हम आपको पनिशमेंट की बात करी जाए तो अगर कोई भी महिला 12 साल से कम है तो उस जो भी अक्यूज्ड है उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ डेथ पेनल्टी की भी सजा मिलने की बिल्कुल पूरी परमिशन है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। अगर कोई भी महिला 16 साल के अंदर है, 12 से 16 साल के बीच में है, तो उम्र कैद की सजा है। और अगर कोई महिला उससे ऊपर, जिस तरीके का यहाँ पे वर्क प्लेस पे हुआ है जो कि मणिपुर केस का हमें सुनने को आया है, 20 साल या उससे ज्यादा और फाइन के साथ सजा का पूरा प्राविधान है। बट अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो इस तरीके के केसेस में तुरंत सजा सुनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ये मेरी विनती है कि इस तरीके के केसेस में, जिसमें कई सारे आई विटनेसेस थे, इसमें किसी भी तरीके के विटनेस की कोई नीड नहीं है,
उन विटनेसेस, उन केसेस में मेरे हिसाब से कोर्ट को तुरंत ही सजा सुनानी चाहिए, जिससे आगे के लोगों को किसी भी तरीके का कोई बढ़ावा ना मिले। इसमें कई सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे इसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी आ गया, सेक्शन हैरासमेंट भी आ गया अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, इसमें डेफेमेशन भी आ गया, इसमें 302 आईपीसी मर्डर भी आ गया, और इसमें किडनैपिंग के प्रोविजंस भी आ गए। तो जो मेरे, जहां तक मैंने इस चीज को असेस किया है, एनीथिंग आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, कोई भी चीज किसी भी महिला की पर्सनल सेंटिमेंट्स को हार्म कर रही है, चाहे वो बॉडीली इंजरी ना हो करके उसके मेंटल हरासमेंट की बात हो, इस तरीके की सजा का प्राविधान ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में डील किया जाता है। तो मेरी कोर्ट से बहुत ये विनती है कि इस तरीके के केसेस में जितनी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके सुनवाई की जाए। बिल्कुल, यानी देर से मिला न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय के तौर पर ही देखा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ में धर्मेंद्र जी भी लगातार बने हुए। अब धर्मेंद्र जी से जानते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने देखा कि शिवानी जी ने कहा कि जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जो कहते हैं ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं, अगर वो बेहतरीन काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और अपराधियों में भी ये डर होगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं उन पर एक्शन हो सकता है। आप बताइए, आप एक पुरुष भी हैं और अधिवक्ता हैं, आप लोगों को न्याय दिलाते हैं, आखिर कैसे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और क्या जो सज़ा है, क्योंकि निर्भया के मामले में देखा 5 दोषियों को फांसी की सजा हुई, एक नजीर भी पेश करना था, वहां पर सजा का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उन दोषियों को सजा मिले। देश में हर एक व्यक्ति ने यही कहा था उस वक्त पर कि एक नजीर पेश होगी और ऐसे मामलों में कमी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नजीर नजर नहीं आती, कोई डर लोगों में नजर नहीं आता। लोग आज भी उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर और ज्यादा कहीं ना कहीं अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और जघन्यता बढ़ती जा रही है अपराधों की। देखिए, इसके पीछे जो मुख्य कारण है, सामान्य तौर पर अगर मैं अपने विवेक की बात करूं, तो निश्चित रूप से इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं मानसिकता होती है, और वो मानसिकता एक ऐसी दुष्प्रभाव छोड़ती किसी व्यक्ति पे कि इस तरह का कार्य करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। मणिपुर की बात जहाँ तक हो रही थी, आपका डिस्कशन हो रहा है, मणिपुर के केस में तो एक मॉब द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जो अपने आप में एक बहुत ही दुर्दांत घटना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज़ हैं इस तरह की घटनाओं पर बिल्कुल क्लियर हैं। जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो या ऐसी घटना जो दुर्लभम घटना के रूप में मानी जाए या देखी जाए, जिस तरह से निर्भया कांड की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, निर्भया कांड जब 2012 में हुआ, उसके बाद से एकदम से पूरे देश में एक हलचल हुई। उस हलचल के साथ में अवेयरनेस भी हुई और एक्ट में परिवर्तन किए गए। जो एक्ट में परिवर्तन किए गए, जैसे 376 डी की बात अभी शिवानी जी ने कही, या इस तरह के 354 की बात हम करें आईपीसी की, तो इस तरह के बहुत सारे सेक्शन जिनमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके ये संदेश देने की कोशिश की गई आम जनता को कि कोई भी ऐसा अगर गलत कार्य करता है, कोई भी ऐसा गंभीर अपराध करता है या कोई भी ऐसा गंभीरतम अपराध करता है, तो उसके लिए जो सज़ा के प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस 7 ईयर 10 ईयर से इंक्रीज करके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उसके साथ में डेथ सेंटेंस तक के उसमें प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर जो मानसिकता है उसको सुदृढ़ करने का एक तरीका है कि शिक्षित यानी शिक्षा का और विस्तार करना है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि जब इस तरह की घटनाएं, जैसे आजकल मुंबई की बात करें या आसाम की बात करें या हम बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें, तो बहुत सारी घटनाओं में शिक्षित लोगों द्वारा ये ऐसी घटनाएं की गई। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लॉ का स्ट्रिक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल आपका कहना सही है कि विलंब से कोई निर्णय अगर आता है तो उसका जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में न्याय त्वरित हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट वर्किंग कर रही हैं। मैं चूँकि लगातार ऑनरेबल कोर्ट्स में हमारी अपीयरेंस होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब अपीयरेंस होती है तो मैं देखता हूँ इस तरह के केसेस में कोर्ट बहुत सजग है और कोर्ट कोशिश करती है कि एक्सपीडियसली केस को डिसाइड किया जाए, यानी जल्दी से जल्दी या डे टू डे की हेयरिंग करके। अभी एक लेटेस्ट इस तरह के रेप के केस में 70 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट की, और इसी तरीके से बहुत सारी कोर्टों के ऑर्डर्स की नज़ीर है जिसमें कोर्ट ने 120 दिन में यानी 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर इस तरह के केसेस को डिसाइड करके पनिशमेंट दिया एक्यूज को। तो बिल्कुल न्यायपालिका का जो कार्य है बहुत ही
अच्छा है, जिससे कि जो भी इस तरह के दुर्दांत अपराध करने वाले लोग हैं उनको दंड मिल रहा है। लेकिन अभी इस पर और कार्य करने की आवश्यकता है, यानी ऑनरेबल कोर्ट को और इस पर सजग होने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर जितने भी लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग इस तरह के केस होने पर कोर्ट से बेल मिलना बहुत टफ होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मैक्सिमम नहीं मिलती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी मैक्सिमम बेल नहीं मिलती है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह की बेल बड़ी कठिनाई से मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछले 5-7 सालों की, तो आप जो केसेस हैं उन केसेस में आप यूपी की अगर बात करें या इंडिया की बात करें तो आसाराम बापू के केस में देखिए अभी तक उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाया ऑनरेबल कोर्ट से। इसी प्रकार हम बात करते हैं तो गायत्री प्रजापति का मामला हो या कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, या इस तरह के देश में और बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों में ऑनरेबल कोर्ट ने इस तरह के कार्य करने वालों के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया। बिल्कुल। तो देखिए, भले ही नियमों का यहाँ पर पालन हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके आपने भी इस बात को स्वीकारा है कि देखिए जल्दी भले अगर न्याय मिला है, जल्दी एक्शन भी लिया गया है, तब भी कहीं ना कहीं चीज़ें नजर आई हैं इस तरीके की। कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अरुण जी हमारे साथ में जुड़े हुए बिहार से, एक बार फिर से जुड़े। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका, बताइए अपना सवाल। बेटी के पढ़ाई के लिए यूको बैंक रोसा से एक्सेल कर्ज 2,54,000 लिया गया। अरुण जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपके सवाल को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ, एक बार आप दोहराइए प्लीज सही से। 2,54,000 ली गई थी, जिसकी इंश्योरेंस भी की गई थी और हमको गारंटर बनाया गया था। हाँ हेलो जी, आप बोलिए। देखिए, उनकी बात हम तक पहुंच नहीं पाई है ठीक से, वो पहले भी हमारे साथ में जुड़े थे। मुझे लगता है वो ये कहना चाहते थे कि एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत उनको राशि मिलनी चाहिए थी सरकार की ओर से कोई योजना के तहत, लेकिन उनको मिली नहीं है। उसमें उन्होंने लास्ट में जो वर्ड बोले हैं उनमें ये भी कहा है कि हमको उसमें गारंटर बनाया गया था। हाँ। इसका मतलब उनको वो राशि मिली होगी, उसमें वो एज ए गारंटर होंगे। अब या नहीं मिली होगी तो गारंटर फिर बनने का प्रश्न नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि पूर्ण प्रश्न हो तो उसका उत्तर विधिक रूप से दिया जाना संभाव्य है, क्योंकि अभी अरुण जी का पूरा प्रश्न बिल्कुल नहीं बात आया। उनकी ठीक तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजू जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी रहते थे, ठीक है सर। उन्होंने क्या है मुझे बिल कर दिया था, तो उनकी एफडी पीएनबी बैंक में थी, ठीक है सर। तो उसी समय में क्या हुआ कि किसी महिला ने एक एक्स पार्टी 125 का दावा उनके खिलाफ करा लिया, ठीक है सर। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें 126 करा, मगर 126 प्रोसेसिंग में आने से पहले ही उस महिला की सर डेथ हो गई, ठीक है सर। अब जब उस महिला की डेथ हो गई तो पीएनबी की एफडीओ के लिए जब हमने क्लेम करा तो पीएनबी वालों ने हमसे उस सक्सेशन मांगा। तो जब हम न्यायालय में सक्सेशन के लिए गए सर, तो उस महिला के जो पहले पति के बच्चे थे उन्होंने एक 110 की एप्लीकेशन दे दी है सर। और उनके पास सर कोई भी मतलब जो विवाह संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक कोई नोटरी सी है जो कि विवाह के 2 वर्ष बाद बताई जा रही है कि एक राजीनामा सा हुआ था कि हम लोग संग में रहेंगे और सम्मिलित रहेंगे। और आज की स्थिति में सर वो हमारे प्रोवेट में 110 की एप्लीकेशन लगाए हुए हैं सर। अच्छा सर, एक चीज और जाननी थी कि अगर ये 110 के आदेश इनके फेवर में हो जाते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है, तो क्या हम हाई कोर्ट से इसमें रिलीफ लेके आ सकते हैं सर? यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न जेन्युइन है, क्योंकि आपने जो प्रोबेट फाइल किया है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फाइल किया होगा। प्रोबेट का कोर्ट जो केस है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में 110 की जो एप्लीकेशन आई है, अभी आपने कहा कि जो आपके जिनसे आपको बिल प्राप्त हुई है उनके जो वाइफ, जो सो कॉल्ड वाइफ अपने आप को कहती थी, उन्होंने कोई 125 सीआरपीसी का केस डिसाइड कराया कोर्ट से एक्स पार्टी, और उस केस में उनको मेंटेनेंस मिलने की बात कोर्ट ने डिसाइड की। ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ पर पत्नी माना गया होगा, इसीलिए 125 सीआरपीसी में उनको कोई रिलीफ मिला होगा। और अगर वो 125 सीआरपीसी में उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है
तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने उनको एज अ वाइफ एक्सेप्टेंस नहीं दी होगी। तो हस्बैंड ने प्रॉपर्टी को अपने पैसे से बनाया। अब अपने पैसे से बनाने के बाद उनको ये राइट है कि उस प्रॉपर्टी को किसी को विल कर दें या अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किसी को कर दें। अब उन्होंने आपको विल के माध्यम से अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश होता है। अब जो वाइफ जिनके पूर्व पति से बच्चे हैं और उन बच्चों ने न्यायालय में ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया अपने आप को पक्षकार बनाने के लिए, और ये फैक्ट जरूर लिया होगा उसमें कि जो ये रिलेशन थे, इस आधार पर अगर मैं इसमें पार्टी नहीं बनता हूं तो मेरे जो लॉसेज होंगे उन लॉसेज की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको यह प्रूफ करना है ऑनरेबल कोर्ट में कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपके जो पड़ोस में रहने वाले आपके अंकल या रिलेटिव जो भी है उनकी है। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने अर्जित किए हुए धन से क्रय किया, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने जब क्रय किया उसका उपभोग किया, उस बीच में अगर कोई उनकी वाइफ सो कॉल्ड वाइफ बनी भी तो उनका राइट इस्टेब्लिश करने के लिए वाइफ की तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी। लीगल प्रोसीडिंग आपने जैसा कहा कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत की उन्होंने, लेकिन वो प्रोसीडिंग उनके मेंटेनेंस के संबंध में थी, उनका मेंटेनेंस के संबंध में, और उनका मेंटेनेंस जब तक वो जीवित थी तब तक होती। तो उनके निधन के बाद में उस केस की वो रेलेवेंसी नहीं रहेगी। और पूर्व पति से अगर कोई बच्चे हैं तो उनका लीगल एडॉप्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर उनका लीगल एडॉप्शन नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उनका राइट एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो आप प्रोबेट के केस में अपने कंटेंट्स को प्रूफ करिए बाय द एविडेंस, क्योंकि विल में प्रूफ करने का जो तरीका है उसके विटनेस से उसकी पुष्टि होती है। तो आप विटनेस से प्रूफ करिए विल को, जो राइटिंग जो ड्राफ्ट मैन होंगे, जो विटनेसेस होंगे, जो एडवोकेट होंगे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा, तो इन सब से आप विल को प्रूफ कर दीजिए। और 110 की एप्लीकेशन अगर वो देखे पार्टी बनते भी हैं फर्स्ट साइड में तो कोर्ट उनको पार्टी नहीं बनाएगी, लेकिन यदि कोर्ट किसी फैक्ट से कन्विंस होती है उनको पार्टी बनाती भी है तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं और उस अपील में उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने की रिलीफ भी सीख कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आपने जो तरीका बताया है वो बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि कई बार लोग जागरूक नहीं होते हैं और इसके चलते कई सारी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं। कुछ और दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हर्ष स्वरूप सिंह साहब हैं मुरादाबाद से। स्वागत है हर्ष जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, सर मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता हूँ, तो एक मार्च में बिल छूट गया था, भुगतान होता है, वो धनराशि लेस हो गई, तो उसमें मेरे खिलाफ इन्होंने नियम 3 के अंतर्गत लापरवाही को मानते हुए मेरा ट्रांसफर कर दिया और क्या कहना है पटल से हटा दिया। मैं ट्रांसफर पे चला गया। उसके उपरांत में इन्होंने मुझे एक चार्जशीट दे दी नियम 7 के अंतर्गत। चार्जशीट का मैंने जवाब दे दिया। अब उसमें जो है मुझे फिर ये बुला रहे हैं कि अपने मौखिक साक्ष्य दो। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब चार्जशीट का हमने जवाब दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया अपना, तो क्या मौखिक साक्ष्य भी देना जरूरी है क्या सर? ऐसा कोई नियम है? देखिए, जो सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपके ऊपर कोई एलिगेशन सेक्शन 3 के अंतर्गत जब आए तो उन एलिगेशन के साथ में सेक्शन 7 में आपको जैसे ही उन्होंने आरोप पत्र दिया, आरोप पत्र का आपने स्पष्टीकरण राइटिंग में दे दिया। लेकिन यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के लिए ओरल एविडेंस की भी एक्सेप्टेंस होती है। जो सर्विस रूल्स हैं उसमें आपके मौखिक बयानात को वो दर्ज करेंगे, साथ ही साथ उन एलिगेशन से संबंधित जो भी एविडेंस होंगे उन एविडेंस को भी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फिर नेचुरल जस्टिस नहीं होगा, आपके साथ में फेयर डिसीजन नहीं होगा। और आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर फेयर हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस फेक लगाए गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जो फैक्ट हैं उन फैक्ट से संबंधित जो आपने रिटर्न में रिप्लाई दिया है उसके एविडेंस को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए। और आपको ओरल एविडेंस भी वहाँ पर प्रेजेंट करनी चाहिए। ओरल एविडेंस को बाय द एफिडेविट आपको वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए। एक एफिडेविट बनाइए, उस एफिडेविट में आपके सारे कंटेंट्स को लिखिए कि आपको जितने भी चार्जशीट में एलिगेशंस हैं वो सारे एलिगेशंस फेक हैं, और वो एलिगेशन जो फेक हैं उनका पैरावाइज आप रिप्लाई दीजिए। और रिप्लाई के साथ में जो एनेक्जर्स लगाइए, उन एनेक्जर्स में आप लोगों के एफिडेविट लगा सकते हैं आपके साथ के, चाहे वो कुलीग हों, चाहे आपके साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे आपके साथ में वो वहाँ उस डिपार्टमेंट के लोग हों, कोई भी आपके साथ का हो जो वहाँ पर एफिडेविट देके आपकी स्पष्टीकरण, आपकी निष्पक्षता के साथ आपकी मदद कर सकें। तो ऐसे लोगों के एविडेंस को भी आपको सबमिट करना चाहिए।
ये एलिगेशन आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं डिपार्टमेंट के, वो बेनिफिट्स ना रुके, इसके लिए आपको ये एविडेंस देना जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में लखविंदर सिंह साहब हैं, पंजाब से हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। माफ़ कीजिएगा, लखवीर सिंह हमारे साथ में हैं। जी लखवीर जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपसे बेनती है, एक केस चल रहा है झूठा किसी ने लगाया हुआ है हमारे पर। उस निचली अदालत में स्टेटस को हासिल किया था। उसमें सर उन्होंने डॉक्यूमेंट जो पेश किया हुआ है, अपना हददस्ती पेश किया, वो लीगली तौर पे सही नहीं है। वो केस अभी चल रहा है। अब हम उसमें जो डॉक्यूमेंट गलत पेश किए हैं, उसका कोई आप उस केस के दौरान कोई एप्लीकेशन देके उनके खिलाफ 420 का केस दायर कर सकते हैं कि वो लीगली तौर पे वो सही तो है नहीं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही हैं, तथ्य सही हैं। इसमें केस का रिजल्ट आने के बाद किया जाए कि पहले ही उसमें कर सकते हैं कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, किसी भी केस में, वो केस सिविल नेचर का हो या वो केस क्रिमिनल नेचर का हो, अगर उसमें कोई भी एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या ओरल एविडेंस हो या कोई भी ऐसा फैक्ट हो जिसको आपको ये लगता है कि ये गलत है या असत्य है, तो ओरल एविडेंस और जो इस तरह के एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस को तो ट्रायल के डिसाइड होने के बाद ही आप प्रूफ कर सकेंगे कि ये गलत थे या सही थे। लेकिन यदि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फर्स्ट साइड पे आपको ये लगता है कि फेक डॉक्यूमेंट है, तो वो फेक डॉक्यूमेंट, एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी केस में डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है तो वो ओरिजिनल ही फाइल किया जाएगा या सर्टिफाइड कॉपी फाइल की जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी अगर है तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दे सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की जांच करा ली जाए। प्राइमरी स्टेज पर नेचुरल जस्टिस करने के लिए कोर्ट को ये राइट है कि कोर्ट कोई भी एविडेंस का प्रतिपरीक्षण यानी क्रॉस उसकी चेकिंग कभी भी कर सकती है या उससे संबंधित रिपोर्ट कभी भी मंगा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगा है वो डॉक्यूमेंट फेक है, तो उस डॉक्यूमेंट के संबंध में फेक होने के लिए जो भी एविडेंस है वो एविडेंस आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने चाहिए और उसके साथ में एक एप्लीकेशन विद एफिडेविट आपको कोर्ट में प्रेजेंट करते हुए अपनी आर्गूमेंट करनी चाहिए कि जो भी कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट फेक एंड फैब्रिकेटेड है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को ये राइट है कि कोर्ट उनके खिलाफ सेक्शन 340 की प्रोसीडिंग्स करते हुए उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर लें। तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए आपके एविडेंस का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आप न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट करेंगे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की स्टेज पे आपको लगता है कि फेक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर अगर ये कोर्ट में एक्सेप्ट या डिनायल इसका हुआ तो उससे आपको कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो आप किसी भी स्टेज में उसको चैलेंज कर सकते हैं। एविडेंस की स्टेज आ गई है आपके कहने के अनुसार, और एविडेंस की स्टेज पे अगर कोई एग्जिबिट ऐसा है, कोई ऐसा प्रदर्शन पड़ा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में जिस पर आपको डाउट है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है, आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई एविडेंस है, तो वो आप काउंटर एफिडेविट के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है हर्षी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ में है, अनुरंजन मावी जी हैं। अनुरंजन जी, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? अनुरंजन जी से संपर्क देखिए टूट गया है, और भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके सवालों को भी हम लेंगे। लेकिन फिलहाल कई सारे लोगों ने हमें सवाल किया था जिसमें ये भी था कि जैसे हम उधार पैसे को लेकर बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि अगर नहीं है हमारे पास कोई भी लिखा पढ़ी तो ऐसे में क्या करें। सर, कई बार होता है कि हम बड़ी रकम यूं ही दे देते हैं कुछ अपने जानने वालों को, आस पड़ोस के लोगों को, ये विश्वास कर कि वो हमें अपना काम पूरा हो जाने के बाद पैसे लौटा देंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो क्या तब भी कोई कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये चीज़ हो सकती है? देखिए, समाज में हर रिश्ता विश्वास का है। बिल्कुल। और विश्वास के रिश्ते पर ही सामाजिक रूप से हम आप देखते हैं कि 50-60% बिजनेस भी जो होता है वो विश्वास पर ही चलता है। तो यहाँ पर यदि कोई अपना ही विश्वासघात करने पर उतारू है तो उसका इंटेंशन और उसका नॉलेज वो बिल्कुल क्रिमिनल माइंड का पर्सन होगा, जो इस तरह की सोच रखते हुए किसी की मनी को ग्रैब करने की इंटेंशन रखता है। अब यदि किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है तो प्राइमरी स्टेज पे उनको एक नोटिस जरूर उस व्यक्ति को देनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरह की बात हो
तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने में कोई बारिंग नहीं है। यानी अगर आप किसी के खिलाफ कोई पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं कि इन्होंने मेरा ये पैसा ले लिया है और पैसा मेरा वापस नहीं कर रहे, तो पुलिस उस एप्लीकेशन पे जांच करती है। जो सेक्शन 150 सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग पुलिस उस पर जांच करती है, और जांच करने में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं और हम लोगों के जानकारी में भी आते हैं कि जैसे ही पुलिस द्वारा जांच की जाती है, जिन्होंने पैसा लिया उनको बुला के कोई पूछताछ की जाती है, तो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं और जो उनका सेटलमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी किसी के खिलाफ अगर आपने कैश में कोई पेमेंट दिया है और आप उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके पास में कोई ऐसे लोग हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। उनके खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड नहीं भी करना चाहते हैं तो एडवोकेट के माध्यम से आप एक लीगल नोटिस दे सकते हैं अपने मनी की रिकवरी के लिए, और उस पर भी आपको कम से कम ओरल एविडेंस तो प्रेजेंट करनी होगी। वो आप अपने कुछ जान पहचान दोस्त यार किसी से भी आप बात कर सकते हैं जो आपके पक्ष में इस बात की गवाही दे दें कि आपने उनको पैसे दिए थे। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आने वाले वक्त में आप आगे से कम अगर एक बार गलती हो गई है तो वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए, और आपको ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए जो आपका पैसा लेने के बाद नहीं लौटाते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके भी सवालों का जवाब हम जरूर लेंगे अपने इस कार्यक्रम में। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी बने हुए हैं, साथ ही हमारी अधिवक्ता शिवानी गुप्ता जी भी लगातार बनी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं, उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अभी अजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, दर्शक है हमारे। बहुत स्वागत है अजीत जी, आपका क्या सवाल है? अजीत जी आवाज जी बताएं। अजीत जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? अनु बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा, अनु जी भी हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले अजीत जी थे। ठीक है, अनु जी का सवाल है। अनु जी कानपुर से। अनु जी स्वागत है आपका भी, अपना सवाल बताइए। वकील साहब नमस्ते। जी नमस्ते। वकील साहब हमको ये पूछना है कि जैसे वो तलाक का मुकदमा जो है लड़के वाले ने डाल दिया है और उसके बाद वो उन्होंने तलाक एक दिन अक्सर गए, एक दिन लास्ट में नहीं जा पाए, उन्होंने तलाक ले लिया। उसके बाद हमने रिस्टोर कर दिया है, तो रिस्टोर अभी हो गया है, उसके बाद अब क्या होगा? देखिए, आपने जो आपका सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में केस था, यानी जो डाइवोर्स का केस था, तलाक का केस था, उस केस में उन्होंने एक्सपायरी डिक्री करा लिया। अब डिक्री को आपने रिस्टोर करा लिया। रिस्टोर कराने और डिक्री डाइवोर्स की होने दोनों के बीच में अगर उन्होंने कोई विवाह कर लिया होगा तो आपके लिए समस्या होगी। तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो आप इस बात का सुनिश्चय करें कि आपके खिलाफ जो डिक्री हुई है सेक्शन 13 में, उसमें और रिस्टोर होने की डेट के बीच में उनके मैरिटल स्टेटस क्या, उनका शादी का जो उनका स्टेटस है वो क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप ये पता कर लेंगे तो आपका आगे की वर्किंग के लिए जो आप करना चाहते हैं वो आपके लिए आसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये रजिस्ट्रेशन हो गया और इस बीच में कोई मैरिज नहीं की है तो निश्चित रूप से अब वो मैरिज नहीं कर सकते हैं, यानी उस डाइवोर्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जो आपके फेवर में ऑर्डर आ गया है रजिस्ट्रेशन का, उसके अकॉर्डिंग अब मेरिट्स पे यानी गुण दोष के आधार पर केस को आगे निस्तारित किया जाएगा। तो आप केस को एक्सपेडाइट करिए, केस को एक्सपीडियसली डिसाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करिए कोर्ट से, और उनको समन भिजवा के रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोर्ट में कहिए कि जो भी एविडेंसेस हैं उसको पुनः प्रेजेंट करें। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ में है, रघुविंदर जी हैं, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले से आपसे चर्चा हुई है इसमें,
380 धारा में 427, 447, 506, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराया दोषियों के खिलाफ। उन्होंने सर लास्ट में ये हुआ अभी खारिज रिपोर्ट तैयार करवा ली इंक्वायरी करवा के। अब सर स्टेज ये है कि उसमें जज साहब ने 2 बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था, उसमें सारा किया, पर उन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई न करते हुए फिर खारिज रिपोर्ट द्वारा पेश कर दी। अब सर स्टेज में जज साहब ने प्राइवेट कंप्लेंट का ऑर्डर किया है, निचली अदालत में है। हम सर वो सरकारी केस रखना चाहते हैं भी हमारा जो पक्ष सच्चा है उसमें कोई झूठ नहीं है, जो तथ्य हैं वो ही सच्चे हैं। उसमें हम चाहते हैं सर भी हमारा सर स्टेट वर्सी चले उसके साथ जो क्रिमिनल के पास वो। सर इसमें हमें क्या करना चाहिए? अब जज साहब का जो ऑर्डर है उसमें प्राइवेट कंप्लेंट का एडवाइस दिया, साथ में ये भी लिखा उन्होंने कि जो हम हैं वो इस पे सहमत नहीं है खारिज रिपोर्ट पे, तो पर हमारा व्यू है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं। हम प्राइवेट कंप्लेंट नहीं करना चाहते, हम क्या करें? देखिए, आपने जो सोचा है बिल्कुल आपकी सही सोच है। आप जो कंप्लेंट के रजिस्टर्ड होने का ऑर्डर है लोअर कोर्ट का, उस ऑर्डर का रिवीजन फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। आप रिवीजन जब फाइल करेंगे, रिवीजन फाइल करने के साथ ही आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करने की रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी प्रेयर कर सकते हैं कि साहब जो आपके केस में इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोर्ट द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स होने के बाद भी पुलिस द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, तो आप इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कराने की बात भी कर सकते हैं, किसी दूसरे थाने से, किसी दूसरे सर्किल से, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात की पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस डिस्ट्रिक्ट से ना हो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें कंप्लेंट कैंट रजिस्टर्ड करने के लिए डायरेक्टिव्स हुए हैं, उसका रिवीजन सेशन कोर्ट में फाइल करके उस ऑर्डर को आप सेट असाइड कराइए। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो उसके बाद का स्तर है, लेकिन प्रथम स्तर पे आपको यह कार्य करते हुए लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कराना चाहिए और कोर्ट से सेशन कोर्ट से स्टेट वर्सेस एक्यूज के साथ में केस को आगे प्रोसीड करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ में है, अरुण जी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका सवाल हम सुन पाएंगे। अरुण जी, स्वागत आपका, बताएं। अरुण जी का फिर से फ़ोन कट गया है। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में शिवानी जी भी जुड़ चुकी है। अरुण जी एक बार फिर से जुड़े। अरुण जी, आवाज़ मिल रही है आपको? अपना सवाल बताइए। हाँ, जीवन निश्चय योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 2,54,000 लोन लिया गया था, इसमें हमको गारंटर बनाया गया था। उनके आवाज़ अभी भी ठीक से नहीं आई है और माफ़ी सर, आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई है और कई बार उन्होंने जुड़ने का प्रयास भी किया है। हमारे साथ में शिवानी जी भी बनी हुई हैं। शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी, आप देखिए, हम लगातार बात कर रहे थे, कई सारी महिलाओं ने भी आज हम तक बातें पहुंचाई, अपने सवाल पहुंचाए हैं। आप क्योंकि महिला अधिवक्ता हैं इसलिए मैं आपसे पूछूंगी, जो महिलाओं से जुड़े केस होते हैं, कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहाँ पर महिलाएं चाहती तो हैं कि बदलाव हो, लेकिन क्योंकि महिलाओं को कहा जाता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसके लिए वो अपनी बात को नहीं रख पाती हैं और साथ ही साथ ये भी होता है कि वो चाहती हैं कि एक्शन हो, लेकिन खुलकर अपने जो उनके पति हैं या फिर जो भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, परिवार से कोई भी है, उनके खिलाफ वो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन भी नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में कैसे आप लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं जब ऐसे मामले आते हैं कि वो चाहती हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन कई बार तो शिकायत करने तक की हिम्मत नहीं होती है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो शिकायत कर देते हैं पुलिस में किस तरीके की घरेलू हिंसा हो रही है। तो ऐसे मामलों में आप लोग एक महिला होने के नाते और साथ ही साथ अधिवक्ता होने के नाते ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, ये अगर आप सवाल नहीं करती तो मैं ये जरूर बताती ये दर्शकों को कि एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ आपको एक अच्छा काउंसलर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं आज भी, ये जो केसेस हमारे सामने आते हैं, ये तो जो एक हम रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो 20% मामले ही हमारे सामने आ पाते हैं, 80% मामले तो हमारे सामने आते ही नहीं है। इसलिए बहुत एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की एक कमिटी का विशाखा गाइडलाइंस पे दिया गया कि ऑफिस में अगर किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट होता है किसी भी विमेन के साथ, तो एक हेड विमेन
जो कि इस पॉश कमिटी के थ्रू अपॉइंटेड होगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि लोगों को काउंसिल करेगी कि किसी भी तरीके की समस्या अगर वो झेल रहे हैं तो वो उनको बताएगी, और वो जो उसकी हेड लेडी होगी वो उनको ये रास्ते बताएगी किस तरीके से वो अपनी बातें रिक्वायर्ड अथॉरिटीज के सामने पहुंचाएं। इसी तरीके से नॉर्मल अगर हम वर्कप्लेस की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे पास नॉर्मल काउंसलर्स होने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंसलर या फिर अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में जो लास्ट शो था उसमें हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम, हु इज अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट, वो भी जुड़े थे। हमारे साथ अभी जो धर्मेंद्र सर जुड़े हुए हैं, ही इज ऑल्सो वेरी गुड काउंसलर। तो हमें एक अधिवक्ता के साथ एक बहुत अच्छा काउंसलर होना भी जरूरी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात किसी के सामने रख सके। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि हम अपने माता पिता से या अपने भाई बहनों से, दोस्तों से या किसी से भी बातें शेयर करने में हिचकिचाते हैं। इसी वजह से इस तरीके की बातों में इन बातों को सामने नहीं लाया जा पाता है, जो कि मैंने बताया कि 80% मामले तो हमारे सामने आ ही नहीं पाते। तो हमारे देश को काउंसलर्स की बहुत रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात कही है शिवानी जी कि काउंसलर भी अगर होंगे तो ऐसे में उनके मन की बात को समझ पाना और उन्हें सही बात समझा पाना, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं केस एक अच्छे पहलू पर आगे बढ़ता है। तो देखिए बड़ी ही अच्छी बात आपने कही, और मुझे उम्मीद है कि अपराधों में कमी आए, हमारे देश में जिस तरीके के अपराध अभी होने लगे हैं इन पर लगाम लगे, और साथ ही साथ जिस तरीके के हालात हो रहे हैं ऐसे ना हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, शिवानी जी आपका भी शुक्रिया। तो वकील आपका में आज हमने कई सारे सवालों को लिया है, दर्शकों के भी सवालों के समाधान और समस्याओं के समाधान वकील साहब ने बताए हैं। अगले रविवार हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय पर, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।